बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अज़ीज़ है और मैं एक मरतबा फिर आपसे अपने यूट्यूब चैनल से मुखातिब होने का शर्फ़ हासिल कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप जॉइन करते हैं। आज का मौज़ू नाज़रीन थोड़ा-सा मुख्तलिफ़ है। आज इस पर बात करेंगे कि क्या नवाज़ शरीफ खुद से आया है या उसे लाया गया है? और अगर लाया है तो कौन लाया है और क्यों लाया है? और पाकिस्तान की रोज़ाना के हिसाब से गिरती हुई मुआशी सूरत-ए-हाल, जो इस वक़्त पाकिस्तान जिस इकोनॉमिक क्राइसिस में फँसा हुआ है, आपके ज़र मुबादला के ज़खायर ख़त्म हो चुके हैं और उसके बाद आप पर एक ऐसी हुकूमत मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है कि जिसके पास ना तो कोई प्लान है, ना कोई इकोनॉमिक प्लान है, ना कोई माइक्रो प्लान है, ना कोई मैक्रो प्लान है, ना शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, ना लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। तो इन तमाम चीज़ों का इकट्ठा होना, इसकी वजह क्या है? अल्टीमेट टारगेट क्या है? कुछ नामालूम अफ़राद का, और ये सूरत-ए-हाल क्यों क्रिएट की जा रही है? बड़ा इम्पोर्टेंट व्लॉग है, इसे ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले गुज़ारिश ये करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि आपको फिर मेरी नई वीडियोज़ जो अपलोड होंगी उनका नोटिफ़िकेशन भी मिल जाएगा बर वक़्त, तो आप देख सकेंगे। अगर आप मेरे तज्ज़िये से मुत्तफ़िक होते हैं तो मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपके कमेंट्स मैं हमेशा कहता हूँ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो अपने कमेंट्स से ज़रूर नवाजिए ताकि मैं इस कंटेंट को मज़ीद इम्प्रूव कर सकूँ। मुझे ये भी बताइए कि अगर आप किसी ख़ास मौज़ू पर जो पाकिस्तान से रिलेटेड हो, क्योंकि ये चैनल सिर्फ़ पाकिस्तान की खिदमत के लिए मैंने बनाया है, तो आप अगर कोई चीज़ किसी मौज़ू पर कोई मेरा तज्ज़िया सुनना चाहते हो, तो उससे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और मैं उस पर इंशाल्लाह ज़रूर बात करूँगा। तो आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। नाज़रीन, इस वक़्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के ज़खायर में ज़र मुबादला के ज़खायर तशवीशनाक हद तक कम हो चुके हैं और उनमें भी जो पैसे पड़े हुए हैं चंद बिलियन डॉलर्स, वो भी मांगे-तांगे के पैसे हैं। 3 अरब सऊदी अरब से हैं, कोई डेढ़ 2 अरब शायद यूएई से हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से, कुछ चीन का पैसा है और आपका अपना पैसा जिसे आप कह सकते हैं, वो इंतहाई कलील मिकदार में मौजूद है। टेक्निकली जिसे कहते हैं, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है। लेकिन उसे अनाउंस नहीं किया जा रहा, क्योंकि आपके पास माँगे-ताँगे के पैसे पड़े हैं और कुछ प्रॉमिसेस वग़ैरह आपके पास हैं। तो ये क्या वजह है कि इस वक़्त जब पाकिस्तान इस वक़्त शदीद तरीन इक़्तिसादी बहरान का शिकार है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, कोई एक्सपोर्ट्स नहीं है, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ख़त्म हो चुकी है, जीडीपी आपकी 6.1 पे ग्रोथ करती हुई 0.3 पर चली गई और उससे भी नीचे जाने का ख़दशा है। तो इस वक़्त एक ऐसे टोले को मुल्क पर बिठाने की कोशिश की जा रही है, जो पिछली 3 मर्तबा भी फ़ेल हो चुका है और उसके पास ना तो कोई इक़्तिसादी प्लान है, ना कोई मुआशी प्लान है। किसी किस्म की कोई प्लानिंग उन्होंने आज तक नहीं बताई कि वो किस तरह से पाकिस्तान को उठाएँगे। पाकिस्तान की फ़ौज ने ज कॉर्पोरेट फार्मिंग करने का फ़ैसला किया और दौरों पर जा जाकर अब पैसे लाने की बात हो रही है, कोई 20 बिलियन, कोई 30 बिलियन डॉलर्स की बात हो रही है, जो हमें मिडल ईस्ट से मिलने वाला है। ये तमाम खुशनुमा दावे किस चीज़ की बुनियाद है? क्या वजह है कि ये दावे किए जा रहे हैं? और दूसरी बात ये है कि एक ऐसी जमात मुस्लिम लीग नून का मैं नाम लूँगा कि जिससे अवाम की शायद 10% हमायत भी हासिल नहीं है। आपके सामने सामने मलिक मोहम्मद अहमद की वो वीडियो आ चुकी है, आपने देख ली होगी। मुस्लिम लीग नून के वो एक रहनुमा हैं, जनूबी पंजाब के सदर हैं और गवर्नर भी रहे हैं वो पंजाब के। वो कह रहे हैं कि जी 70% अवाम सिर्फ़ इमरान खान के साथ खड़ी है और बाकी 30% पूरी पार्टियाँ, जितनी बाकी पार्टियाँ हैं, पीडीएम और दीगर, उन्हें मिलाकर उनको 30% की हमायत हासिल है। तो ये एक बड़ा एतराफ़ उन्होंने किया है, जो कि वीडियो पे आउट हो चुका है। तो क्या वजह है कि एक अक़लियती जमात को, जिसके अपने शहर में लाहौर में उसको सपोर्ट अब हासिल नहीं रही, उसे मुल्क पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि नवाज़ शरीफ क्या खुद से आया है या उसे लाया गया है? देखिए नाज़रीन, ये बात ज़हन में रख लीजिए कि अगर नवाज़ शरीफ को खुद से आना होता, तो आज से 4 साल उस मुल्क से बाहर गुज़ार के आया, पौने 4 साल, वो आ जाता, पहले साल में ही आ जाता। वो आया उस वक़्त है जब उसके लिए ग्राउंड तैयार कर लिया गया है। ये ग्राउंड क्या तैयार किया गया? उसे इक़्तिदार दिलाना मकसद नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ये मकसद है जो पाकिस्तान की बची-खुची जो थोड़ी-सी साँसें चल रही हैं, जो पाकिस्तान को इस वक़्त वेंटिलेटर पर रखा गया है, ये उस वेंटिलेटर के तार खींचने के लिए बुलाया गया है। मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि नवाज़ शरीफ ने जब हुकूमत और इक़्तिदार सँभाला था, मैं 80 की दहाई की बात कर रहा हूँ, तो फ़ौजी जर्नैलों के आशीर्वाद से वो आया था। उनके घरों के लिए सरिये और गार्डर वो वग़ैरह सप्लाई करके ये सियासत में आया था, वज़ीर ख़ज़ाना बना था और उसके बाद वज़ीर आला पंजाब बना, फिर वज़ीर आज़म बना और 3 मर्तबा बना और इसके भाई और इसके ख़ानदान ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया। जब ये पहले शुरू में सियासत में आया था,
तो इसका काम ये छोटी-मोटी वारदातें करना और इस किस्म के काम करना था कि अपनी जायदादें बना ले, अपने पैसे बना ले। 2 फैक्ट्रियाँ थीं, एक वो इत्तेफ़ाक फाउंड्री जिसका नाम इसने रखा हुआ था, जो 5 मरले के 2 मंज़िला मकान में वो फाउंड्री कायम थी। जो पुराने रहने वाले हैं वहाँ के रहायशी इसके इलाके के, आप उनसे ग्वालमंडी वालों से जाकर पूछ सकते हैं कि वो फैक्ट्री कितनी बड़ी थी। उससे जब ये इक़्तिदार में आया है, तो इक़्तिदार में आने के चंद सालों के अंदर इसकी 22 फैक्ट्रियाँ हो गईं। इसकी वारदात यहीं तक थी। इसका हाथ यहीं तक था, जो उचक्के टाइप के लोग होते हैं, जो हाथ में आता है वो लेके उचक लेते हैं, इसीलिए उन्हें उचक्का कहा जाता है और लेके चलते बनते हैं, वो चोर नहीं होते। चोरी उसने शुरू की जब ये मोटरवेज़ के ठेके और इस किस्म के किकबैक्स और कमीशन उसने वसूल करने शुरू किए, उस वक़्त ज़रा बढ़-बढ़ के हाथ मारने शुरू कर दिए। लेकिन हुआ असल में क्या है कि ये पाकिस्तान दुश्मनी में कब इन्वॉल्व हुआ, कब मुलव्विस हुआ, ये समझने की बात है। मेरा अपना तज्ज़िया ये कहता है कि जब मुशर्रफ ने इसे 10 साल का एग्रीमेंट साइन करके इसे जलावतन किया सऊदी अरब में और ये वहाँ पर रहा कुछ साल, तो ये वहाँ पर भारतीय एजेंटों, रा के एजेंटों के कब्ज़े में आया, मोसाद के एजेंटों के कब्ज़े में आया। क्योंकि भारत का इन्फ्लुएंस जो सऊदी अरब में है और जो मिडल ईस्ट में है, वो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उनके जो भी मामलात हों, उसकी जो भी वजूहात हों, वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन वहाँ पर भारतीय इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। आप में से जिन लोगों ने मिडल ईस्ट का दौरा किया है, आप वहाँ पर हर तरफ भारतीय ही भारतीय को देखेंगे। पाकिस्तानी आपको कम नज़र आएँगे किसी अच्छी पोज़ीशन पे। तो वहाँ पर रॉ के एजेंट्स का बहुत ज़्यादा गलबा है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है वो गवर्नमेंट में, और वहाँ की हुकूमतें भी उनकी बहुत सारी बातें सुनती हैं, समझती हैं और मानती हैं। तो ये वहाँ पर काबू में आया, रॉ के एजेंट्स के, और जो वतन दुश्मनी पर जो कमर बस्ता हुआ है, जिस तरह से पाकिस्तान को बेचकर तबाह बर्बाद करने के लिए जो इसने फिर काम किए हैं, पाकिस्तानी फ़ौज पे इल्ज़ाम इसने धरे हैं, पाकिस्तानी जर्नैलों को नाम लेके इसने मतऊन किया, उसके बाद जो मुंबई हमलों में पाकिस्तान को जिस तरह से इसने ज़िम्मेदार ठहराया, जिस तरह से इसने एडमिट करना शुरू किया कि कारगिल में ये हुआ, फलाना हुआ, फ़ौज ने मेरे पीठ में छुरा घोंपा, ये किया, वो किया, और इस किस्म के तमाम, और जो रिसेंटली इसके फ़ौज के खिलाफ बयानात हैं कि जी ये कौन है, ये कौन लोग हैं जो आ जाते हैं और चलती-फिरती हुकूमतों को चलता करते हैं। हालाँकि चलती हुई हुकूमतों को चलता करके इसको भी हुकूमत दी उन्हीं फ़ौजी जर्नैलों ने जिनको आज ये मतऊन कर रहा है, जिस फ़ौज के बारे में ये बातें कर रहा था बढ़-बढ़ के। अब तो ख़ैर खामोश हो गया है, क्योंकि ज़ाहिर है उसकी कुछ पैचअप हुआ है। लेकिन ये इसी फ़ौज को मतऊन करता रहा है, जी कि जी हुकूमतें हटा देते हैं। भाई बेनज़ीर की हुकूमतें 2 दफ़ा हटा के इसने तुम्हें भी तो हुकूमत दी इसी फ़ौज ने, वो क्यों भूल जाते हो? उसका ज़िक्र नहीं करेंगे। और जिस तरह से मुल्की राज़ इसने फ़ाश किए, आज मैं आपको बताता हूँ, ये बात बहुत सारे लोगों के ज़हन से निकल गई है। इमरान खान के ऊपर एक साइफ़र का एक मामूली-सा केस है, कि जी उसने कौमी राज़ अफ़शा किया। हालाँकि उसने कोई कोई कौमी राज़, कोई सीक्रेट चीज़ कोई अफ़शा नहीं की। उसने सिर्फ़ लोगों को बताया कि मुल्क के खिलाफ़, हुकूमत के खिलाफ़ एक साज़िश हो रही है। मैं आपको बताता हूँ कि नवाज़ शरीफ जब अपोज़िशन लीडर था, तो 90 की दहाई में इसने आज़ाद कश्मीर में एक जगह है नीला बट, नीला बट। नीला बट पे जलसे से खिताब करते हुए इसने खड़े होके कहा था कि मैं बतौर साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस बात की तस्दीक करता हूँ कि पाकिस्तान एटम बम बना चुका है। ये होता है मुल्की सलामती का राज़ अफ़शा करना। पाकिस्तान ने उस वक़्त तक अपने आप का न्यूक्लियर कुव्वत होने का ऐलान नहीं किया था, चागी के टेस्ट ब्लास्ट पाकिस्तान ने नहीं किए थे। अगर आप में से किसी को शक है तो जंग के पुराने शुमारे निकलवा के देख लीजिए, पाकिस्तान टाइम्स के पुराने शुमारे निकलवा के देख लीजिए, और जितने अखबार उस वक़्त छप रहे थे उनके पुराने शुमारे निकाल के देख लीजिए। नवाज़ शरीफ का ये बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है कि उसने ये राज़ अफ़शा कर दिया था मुल्की सलामती का, कि मैं तस्दीक करता हूँ कि पाकिस्तान एटम बम बना चुका है। और फिर जो उस वक़्त दुनिया में शोर-ओ-गौगा मचा था, वो भी आप जाके पुरानी खबरें देख सकते हैं। तो ये शख्स हमेशा पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ, इसकी बका के खिलाफ, इसकी बेहतरी के खिलाफ काम करता रहा है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कर्जे लेके इसने सिर्फ 2 कामों में उड़ाए। नंबर 1 कि मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए जिनका चंद एक लोगों को फायदा था, और उसमें से फिर मेगा कमीशन भी इसने खाई। पहला इसने नुकसान ये किया, और दूसरा नुकसान इसने ये किया कि वो पैसे जो पाकिस्तान को तरक्याती कामों में लगाने चाहिए थे, वो उसने मेगा प्रोजेक्ट्स में उड़ा दिए। नंबर 1। नंबर 2, इसने हमेशा पाकिस्तानी फ़ौज की, पाकिस्तानी अवाम की पीठ में छुरा घोंपा है। लोग कहते हैं जी कि नवाज़ शरीफ ने आईएमएफ को निकाल दिया था, अपने जाने से पहले आईएमएफ को सलाम कर दिया था, छुट्टी करवा दी थी आईएमएफ की। मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो वज़ीर ख़ज़ाना था उस हुकूमत का 2013 से 2018 के दरमियान, वो था ये आपका इसहाक डार।
इसहाक डार का बयान बतौर वजीर खजाना पाकिस्तान की कौमी असम्बली के फ्लोर पर रिकॉर्ड पर मौजूद है। आखिरी बयान उसका बतौर वजीर खजाना जब उसने कहा था जी कि अगले माली साल में हमें आलमी मालियाती इदारों के 16 अरब डॉलर वापस करने हैं। तो कौन सी आईएमएफ को छुट्टी दे दी थी? तो ये शख्स जिसका नाम नवाज शरीफ है, ये काबू में, मेरे ख्याल में, मैं गलत भी हो सकता हूँ तजिए में, इसने जो वतन दुश्मनी का ठेका उठाया ये उसने उस वक्त उठाया जब ये सऊदी अरब जिला वतन हुआ। उससे पहले इसके रा के साथ ताल्लुकात होंगे। जो दिलशाद बेगम, जिसका लोग नाम नहीं लेते कि जो एक भारतीय खातून है जिसके साथ इसका मुआशका और ये वो, मैं आपको बताता हूँ, ये फिरोज खान और संजय खान इंडिया के दो एक्टर थे बड़े मशहूर, ये उनकी बहन है दिलशाद बेगम। दिलशाद बेगम के साथ इसके मुआशके की दास्तानें जुबाने ज़दे आम थी। मरी में, पटरियाटा में चेयर लिफ्ट के अंदर बैठ के, चेयर लिफ्ट को पहाड़ों के दरमियान मुअल्लक करवा के, डिनर टेबल बिछा के वहां पर डिनर डाइनिंग करने का जो शाखसाना है वो भी सबको पता है। किस तरह से ये दिलशाद बेगम को सरकारी प्रोटोकॉल में हेलीकॉप्टर्स पर अपने साथ फिराता रहा है, बंगलों में ठहराता रहा है, मरी में उसके साथ ठहरता रहा है, वो सबको पता है। और दिलशाद बेगम के बारे में कहा जाता है कि वो रॉ की ऑपरेटिव थी, रॉ की एजेंट थी वो औरत। और गालिबन आज भी वो लंदन में मौजूद है और गालिबन आज भी इसके उसके साथ ताल्लुकात हैं। लेकिन बहरहाल बरसबील तस्करा ये बात बीच में आ गई। तो ये उस वक्त भी शायद रॉ के एजेंट्स के साथ ताल्लुक में था, लेकिन उस तरह से नहीं कि वो इसे डिक्टेट और डोमिनेट कर रहे थे। ये काम शुरू हुआ इसकी जलावतनी के बाद। पहले के बयान उठा के देख लें और बाद के बयान उठा के देख लें, जमीन आसमान का फर्क है। तो पाकिस्तान, मेरे मेरे ख्याल में इसको पाकिस्तान लाया गया है, ये खुद से नहीं आया। जब सारा ग्राउंड इसके लिए हमवार कर लिया गया है और अब इसको बिठाने की प्लानिंग है। और ये याद रखिएगा कि इसमें आपकी सिर्फ लोकल इस्टेब्लिशमेंट शामिल नहीं है। लोकल इस्टेब्लिशमेंट में इतना दमखम नहीं है कि वो 70-80% आवाम का प्रेशर बर्दाश्त कर चुके। ये बात मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि इस्टेब्लिशमेंट उसी पार्टी के साथ जाती है जिस पार्टी के साथ आवाम खड़ी होती है। मिसाल के तौर पे 80 और 90 की दिहाई में जब पहले बेनजीर की 1988 में हुकूमत बनी, जियाउल हक के प्लेन क्रैश के बाद, उस वक्त हवा चलाई गई, बेनजीर के खिलाफ लोगों को किया गया और फिर 16 माह के बाद उसकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। उस वक्त लोग नवाज शरीफ की फेवर में नारे लगा रहे थे, फौज ने नवाज शरीफ को बैक किया। बाद में जब नवाज शरीफ ने अड़ियल घोड़े की तरह अपनी मनमानियां और जिदबाजियां शुरू कर दी, तो लोगों का रुख, लोगों का ख्याल, लोगों की हमदर्दी बेनजीर के साथ हो गई कि बेनजीर भुट्टो को गलत निकाला गया था, ये तो बेनजीर भुट्टो से भी गया गुजरा निकला नवाज शरीफ। तो उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट ने अपना वजन बेनजीर के पलड़े में डाल दिया और बेनजीर दोबारा वजीर आजम बन गई। फिर साजिशें शुरू हुई, अवाम की राय दोबारा बेनजीर के खिलाफ हुई, तो दोबारा नवाज शरीफ को दोबारा इक़्तिदार दे दिया गया। तो ये सीसा जो है ना, ये झूले देते रहे इधर से उधर, टू एंड फ्रो, पेंडुलम की तरह। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ जाती है, ये बात याद रखिएगा, जिसके साथ आवाम होती है। चाहे कम होती है, 5, 10, 15, 20% का इजाफा होता है, तो लेकिन वो उसके पलड़े में अपना वजन डालते हैं, फिर उसे अपने मतलब से इस्तेमाल करते हैं कि देखो हमने तुम्हें हुकूमत दी है, अब तुम्हें हमारी सुननी पड़ेगी। लेकिन ये पहली मर्तबा हो रहा है पाकिस्तान की तारीख में कि इस्टेब्लिशमेंट उसके खिलाफ जा रही है जिसके साथ 80% आवाम खड़ी है। इसलिए इस्टेब्लिशमेंट का अकेला दमखम इतना नहीं है, इस बात को समझने की कोशिश करें। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट इसमें इन्वॉल्व है। वो क्यों इन्वॉल्व है? क्योंकि इस वक्त इमरान खान जैसा तगड़ा और एक दबंग किस्म का लीडर उम्मत मुस्लिमा के को अगर मिल जाए, और अगर वो जिस तरह से वो बात हर प्लेटफॉर्म पर करता रहा है, तो इस वक्त जो फ़लस्तीन में हालात चल रहे हैं, जो इस वक्त यूक्रेन में हालात चल रहे हैं, जो यमन में हालात चल रहे हैं, जो दूसरे मामलात मिडल ईस्ट में खास तौर पर चल रहे हैं, उस इसमें पाकिस्तान के पास अगर एक न्यूक्लियर पावर है, ये याद रखिए, ये बहुत बड़ी बात है। और ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स पर किस तरह नजर जमाए रखें, उस पर मैं एक और वीलॉग कर दूंगा। ये भी उसी साजिश का एक हिस्सा है। ये इसराइल वगैरह को तस्लीम करवाना बड़ी छोटी सी बात है। ये सिर्फ आपके मुंह में लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि जी आपकी तवज्जो इस तरफ रहे कि इसराइल को तस्लीम ना किए जाए। दरूने पर्दा, दरूने खाना ये काम जो किए जा रहे हैं, ये लामहला आपके न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर टारगेट है। आपको इस हद तक तलाश कर दिया जाएगा कि फिर आपसे कहा जाएगा कि आप अपने न्यूक्लियर एसेट्स गिरवी रखें या उन पे कंप्रोमाइज करें, उन्हें कैप करें, उन्हें रोल बैक करें, तो हम आपके कर्जे वर्जे, आधे कर्जे माफ करेंगे, इमदाद भी देंगे। इस पर फिर कभी वीलॉग करेंगे। लेकिन इस वक्त अगर इमरान खान जेल से बाहर हो, हुकूमत में भी ना हो, सिर्फ जेल से भी बाहर हो, तो उसके बयानात पूरी मुस्लिम उम्मा को उठाकर खड़ा कर देंगे। और ये जो कुछ अभी हो रहा है, इसके अंदर बहुत शिद्दत आ जाएगी और साम्राज्यी ताकतों को
फिर अपने मफादात के ख़तरे में नज़र आएँगे और वो अपने इक़दामात को उस तरह से अमली जामा नहीं पहना सकेंगे, जिस तरह से वो पहनाना चाहते हैं। यही वजह है कि आपकी लोकल एस्टेब्लिशमेंट इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के ज़ेरे असर इमरान खान को हर सूरत, हर कीमत बज़िद है कि उसे सलाखों से के बाहर नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन कब तक? सवाल सारा ये है, इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ आज। एक मरतबा फिर गुज़ारिश करूँगा कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और वीडियोज़ अगर पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने कमेंट से मुझे ज़रूर नवाज़िएगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान की खैर होगी, घबराने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं, जो इमरान खान कहते हैं, और दूसरी बात ये है कि हिम्मत नहीं हारनी, खड़े रहना है। ये तारीक रात ख़त्म होने को है इंशाल्लाह और सुबह इंशाल्लाह ज़रूर तुलू होगी, सुबह तुलू होने वाली है इंशाल्लाह ताला। इसके साथ ही मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।